हेलो एवरीवन। तो जिन भी बच्चों ने डिसाइड कर लिया है कि अब मुझे आगे करियर में लॉ ही परस्यू करना है, लॉ परस्यू करने के लिए लॉ एंट्रेंस ही देना है। बट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि लॉ एंट्रेंस कौन से हैं, सबसे बेस्ट कौन सा है एंड उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। सो here I am Kartika ma'am, your mentor from Top Rankers to answer all your queries। तो आज अपन जो मेन बात है जिस पे डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि अगर अपन जो लॉ का सबसे मेन एग्जाम है दैट इज क्लैट, जिससे अपने को बहुत सारे एनएलयूज मिल जाते हैं, वो अगर अपन टारगेट कर रहे हैं तो व्हाट इज द राइट टाइम टू स्टार्ट आवर प्रिपरेशन। क्या 9 से स्टार्ट कर दें, 10 से स्टार्ट करें या 11 से स्टार्ट करें? सो द बेस्ट टाइम इज 11 स्टैंडर्ड। अब क्यों, ये मैं आगे जाके आंसर करती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि वाई क्लैट एंड व्हाट वी ऑलरेडी नो अबाउट क्लैट। तो क्लैट एज अपन सब जानते हैं कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट होता है एंड दिस इज कंडक्टेड बाय द कंसोर्शियम ऑफ एनएलयूज। एलिजिबिलिटीज में कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है एंड जो भी बच्चे 10+2 दैट इज 12th स्टैंडर्ड पास कर चुके हैं या 12th में अपेयर करने वाले हैं वो क्लैट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं एंड वो क्लैट अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। परसेंटेज रिक्वायर्ड, तो जो जनरल ओबीसी पीडब्ल्यूडी एंड इन सब कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इट्स 45% एंड जो एससी एंड एससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इट्स 40%। देन अब ये तो जान लिया व्हाट इज क्लैट, अब उसका पेपर पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं। सो क्लैट के पेपर पैटर्न में देयर आर 5 सेक्शंस एंड ये 5 सेक्शंस मेजरली इंग्लिश लैंग्वेज है, करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज, लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। तो ये 5 सेक्शंस हैं एंड मेजर पार्ट इनमें से जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज का है, करंट अफेयर्स का है, लीगल रीजनिंग का है एंड लॉजिकल रीजनिंग का है। क्यूटी के ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं बट क्यूटी अटेम्प्ट करना भी इंपॉर्टेंट है। अब मार्किंग स्कीम देख लेते हैं। सो देर आर 120 क्वेश्चंस। क्लैट 2024 से ये चेंज हुआ है कि अब क्लैट में 120 क्वेश्चंस आएंगे, पहले इसमें 150 क्वेश्चंस हुआ करते थे। एंड मार्किंग स्कीम इज अगर सही आंसर किया तो 1 नंबर मिलेगा और अगर गलत किया तो 0.25 डिडक्ट हो जाएगा। एग्जाम ड्यूरेशन इज 120 मिनट्स एंड लेवल ऑफ डिफिकल्टी इज मॉडरेट। क्लैट 2024 काफी इजी था बट जो अपन अगर बाकी पेपर से कंपेयर करें, बाकी ईयर के क्लैट से कंपेयर करें तो मॉडरेट रहता है डिफिकल्टी लेवल, ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं होता है। देन अपन ने पेपर पैटर्न डिस्कस कर लिया, अब एक एक करके एक एक सब्जेक्ट को डिस्कस कर लेते कि उस सब्जेक्ट में होता क्या है एंड उसको कैसे स्टार्ट करें। सबसे पहले इंग्लिश की बात करते हैं। तो इंग्लिश में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं दैट इज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। पढ़ा है तो समझना भी चाहिए, अगर समझेगी नहीं तो पढ़ के क्या फायदा। देन इंटरप्रिटेशन, उसको अपनी लैंग्वेज में इंटरप्रेट भी कर पा रहे हैं, अगर सही से समझेंगे और इंटरप्रेट कर लेंगे तो आधी चीज तो वहीं सॉल्व हो गई। वोकैबुलरी एंड ग्रामर, ये तो बेस होता है इंग्लिश का और अगर ये स्ट्रांग है तो आगे जाके इंग्लिश तो बहुत अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं, स्किल्स आराम से बिल्ड कर सकते हैं। हाउ टू डेवलप एंड इम्प्रूव दीज स्किल्स। सबसे पहले डाइवर्सिफाइड रीडिंग। जितनी ज़्यादा रीडिंग करोगे, जितने ज़्यादा डाइवर्सिफाइड जॉनर्स की रीडिंग करोगे, उतना ज़्यादा अपने को आइडिया होगा उन जॉनर्स की वोकैबलरी का एंड उतनी ज़्यादा अपन अपनी रीडिंग स्किल्स इंप्रूव कर पाएंगे। सबसे पहले इन दी बिगनिंग फोकस ऑन रीडिंग एक्यूरेसी रादर देन इम्प्रूविंग स्पीड। अगर अपन मान के चलें कि अपनी रीडिंग स्पीड 100 वर्ड्स पर मिनट है और इसको बढ़ाना है तो चाहे तो अपन 200 वर्ड्स पर मिनट भी पढ़ सकते हैं, 300 वर्ड्स भी कर लें। बट अगर समझ नहीं आ रहा है तो कुछ मतलब निकला रीड करने का? नहीं ना। तो इसलिए जब स्टार्ट करो तो हमेशा ये ध्यान रखना कि अपन सही रीड कर रहे हैं, हम उसको सही समझ रहे हैं रादर देन जल्दी जल्दी रीड कर रहे हैं। vocabulary and comprehension have to be practiced daily। vocabulary जितनी ज़्यादा पढ़ोगे, जितना ज़्यादा उसको प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा इंप्रूव होगी। सेम गोज विथ कॉम्प्रीहेंशन एंड जो ग्रामर है वो तो अपन बचपन से पढ़ते ही आए हैं, उसमें ज़्यादा इतने एडिशंस नहीं होते हैं। तो अगर उसको ऑल्टरनेट डे पे भी प्रैक्टिस कर रहे हो तो इट्स गुड इनफ। देन द नेक्स्ट इज लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग दो पार्ट्स में है। फर्स्ट इज क्रिटिकल रीजनिंग, सेकंड इज एनालिटिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग अपन ने कहीं ऐसे पढ़ा नहीं होता है, 10 तक अपने सिलेबस में नहीं होता है, तो ये थोड़ा सा नया सब्जेक्ट हो जाता है बच्चों के लिए कि वो यूज टू हो पाए, उसमें अपनी स्किल्स बिल्ड कर पाए। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि सबसे पहले तो इस
इस सेक्शन की, इस सब्जेक्ट के अपने जो बेसिक्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, वो क्लियर हों। बिकॉज जब तक वो क्लियर नहीं होंगे तो अपन कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाएंगे। एंड इसमें क्वेश्चन ऐसे आते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड आते हैं, जिसमें से अपने को आर्ग्यूमेंट्स, इन्फ्रेंसेस, कंक्लूजन्स, ये सब आइडेंटिफाई करना होता है। इसके लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक तो अपनी रीडिंग स्किल्स अच्छी हो, सेकेंड अपने बेसिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। Once you are done with the concepts, practice these statement based questions. सबसे पहले अगर बेसिक्स और कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो मूव ऑन टू स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। और एक बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस की भी अच्छे से प्रैक्टिस होने लग गई, अपने से बनने लगे हैं, देन मूव ऑन टू पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस। देन द नेक्स्ट इज लीगल रीजनिंग। अब लॉ का एग्जाम है तो लीगल रीजनिंग तो एक मेजर सेक्शन होता ही है। लीगल रीजनिंग दो पार्ट्स में आता है, एक तो करंट लीगल नॉलेज। करंट लीगल नॉलेज बेसिकली जो क्लैट में टारगेट होता है वो पास्ट 1 ईयर का होता है। तो मान लो अगर आपका क्लैट का एग्जाम दिसंबर 24 में है, तो दिसंबर 23 से लेकर दिसंबर 24 तक जो भी करंट लीगल अफेयर्स ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनसे ड्रास्टिक चेंजेस हुए हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए। इसमें सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट्स आ जाती हैं, कुछ भी मेजर अमेंडमेंट्स होते हैं वो आ जाते हैं। देन दी अदर इज स्टैटिक लॉज। इसमें जो मेजर लॉज होते हैं जो क्लैट में पूछे जाते हैं वो हैं लॉ ऑफ टॉर्ट्स, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। मूविंग ऑन टू मैथ्स। मैथ्स एक ऐसा सेक्शन है जिससे सब बच्चे को डर लगता है कि यार 10 तक तो पढ़ लिया, जैसे तैसे हो गया, बट अब क्लैट के लिए भी पढ़ना पड़ेगा। तो हाँ, पढ़ना तो पड़ेगा, बट इतना ज़्यादा ये हैवी सेक्शन नहीं होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, अच्छे से आता होगा, प्रैक्टिस करते रहोगे तो बिल्कुल बनेगा मैथ्स। और कभी ये मत सोचना कि यार 12 मार्क्स का तो है, 10-12 मार्क्स का आता है, छोड़ देते हैं, बाकी सब सेक्शन इतने अच्छे से कर लेंगे कि अपने को उसमें फुल आ जाए। बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो मैथ्स होता है। वही डिसाइड करता है कि आपका कट ऑफ क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कभी भी मैथ्स मत छोड़ना। इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है दैट इज परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस, प्रोबेबिलिटी। ये इंपॉर्टेंट है एंड ये अपन जो बेसिक अपनी एलिमेंट्री मैथ्स होती है उसमें भी पढ़ते आ रहे हैं। तो बस बेसिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो तो आगे प्रैक्टिस करते जाओ एंड बनने लगेगा ये सेक्शन। सबसे पहले तो मेक पॉइंटर्स फॉर एवरी टिप एंड ट्रिक। अपन यहाँ स्टेप बाय स्टेप जैसे स्कूल में कैलकुलेशन करते थे उतना टाइम नहीं रहता है, बहुत लिमिटेड टाइम रहता है। आज अपन ने देखा 120 मिनट्स का पेपर है, तो जितना जल्दी सॉल्व कर लोगे, जितना जल्दी आंसर निकाल लोगे उतना अच्छा होगा। तो जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो थ्रू आउट योर जर्नी आप कहीं भी पढ़ रहे हो, देख रहे हो कि इस टिप से ये आंसर निकल सकता है, उसको नोट डाउन करके रखना। कभी भी ऐसा मत सोचना कि यार ये तो मैं याद रख लूंगा। बिकॉज अपन सोचते हैं बट जो अपनी पूरी प्रिपरेशन जर्नी होती है वो इतनी लंबी होती है कि कहीं ना कहीं अपन भूल जाते हैं कि अपन ने क्या याद रखा था या क्या या क्या टिप एंड ट्रिक सीखी थी। देन सॉल्व द टॉपिक बेस्ड क्वेश्चंस। डेली अगर प्रैक्टिस करना है तो ज़्यादा नहीं, 10 to 15 क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस करो, सफिशिएंट रहेगा। 10-15 से अपने एक तो बेस बन जाएगा। एंड जो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं, वो सबसे पहले स्टार्ट करो। एक बार वन लाइनर क्वेश्चंस बनने लगे, देन मूव ऑन टू द डेटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चंस। बिकॉज वो पैसेजेस में होते हैं, बड़े होते हैं, तो उसमें ज़्यादा डेटा आइडेंटिफाई करना होता है एंड फिर आंसर निकालना होता है। तो स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो आसान रहेगा अपने लिए पूरा प्रोसेस। एंड अगर डीआई की बात करें, दैट इज डेटा इंटरप्रिटेशन, तो वन लाइनर्स तो अपन 10 to 15 क्वेश्चन कर रहे थे। बट डीआई अगर आप 3 सेट भी रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहे हो तो आराम से आपको मैथ्स बनने लगेगा। देन सबसे मेजर सेक्शन, इसका सिलेबस इतना है कि क्वेश्चन मार्क, पता ही नहीं है क्या क्या करें, कितना कवर करें, कितना सफिशिएंट है। बिकॉज करंट अफेयर्स हर दिन एक नई चीज ऐड हो जाती है। तो करंट अफेयर्स जो इसमें है वो भी 2 सेक्शंस में है, बट इसमें जो मेजर पार्ट होता है दैट इज करंट अफेयर्स। जो स्टैटिक जीके है वो इतना नहीं पूछा जाता है, बट अपन छोड़ भी नहीं सकते हैं बिकॉज उससे भी क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले अगर स्टैटिक जीके की बात करते हैं अपन, तो उसमें जो अपनी हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटिक्स हो गया, ये सब आता है। बाकी ये थोड़ा इजी होता है बिकॉज अपन 10 तक पढ़ते आए हैं। एंड जो आर्ट्स ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे होते हैं उनके लिए थोड़ा इजी होता है, बस वो रिलेट कर पाते हैं इजीली हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स से। देन करंट अफेयर्स, ये इतना मेजर सेक्शन होता है, इसमें सब न्यूज़ कवर हो जाती हैं, इंटरनेशनल, नेशनल, स्पोर्ट्स, इकोनॉमी, एक्सेट्रा। बट कितना कवर करना है, कहाँ तक कवर करना है,
तो क्लैट में जो करंट अफेयर्स टारगेट होते हैं वो बेसिकली पास्ट 1 ईयर के ही होते हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं ट्राई करना कि अपन उसको लिख के रखें। सेम चीज यहीं भी जाती है कि सब कुछ अपन याद नहीं रख सकते हैं, जब तक लिखोगे नहीं तो याद नहीं रहेगा, और रिवाइज कैसे करोगे। तो अच्छे से नोट्स बनाओ, जितने अच्छे से नोट्स बनाओगे उतने अच्छे से रिवाइज कर पाओगे। एंड नोट्स कभी भी पैराग्राफ्स में मत बनाना, नोट्स हमेशा पॉइंटर्स में बनाना, जिससे अपने को रिवाइज करने में आसानी रहे। देन कॉन्स ऑफ स्टार्टिंग लेट, जो अपना आज का मेजर पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। कब स्टार्ट करें, ट्वेल्थ में करें या ट्वेल्थ के बाद भी तो कर सकते हैं, या 11 से ही कर देना चाहिए। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं व्हाट आर द कॉन्स, कि अगर मैंने ट्वेल्थ में या ट्वेल्थ के बाद करा है डिसाइड कि अब मैं क्लैट की प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा, तो ऐसा नहीं है कि ट्वेल्थ वाले बच्चे या जो ट्वेल्थ पास कर चुके हैं वो नहीं कर सकते हैं। बट ये भी तो है कि दी अर्ली बर्ड कैचेस दी वर्म, तो जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना अपने लिए बेटर रहेगा। सबसे पहले, नॉट इनफ टाइम फॉर क्लैट अलॉन्ग विद बोर्ड्स। एज अपन सब जानते हैं ट्वेल्थ में बोर्ड्स का कितना प्रेशर रहता है, तो कैसे मैनेज करें। कॉज प्रेशर ज़्यादा है और टाइम कम है। क्लैट तो बोर्ड से भी पहले हो जाएगा, तो कितना टाइम क्लैट को दें कितना बोर्ड को दें। रेगुलर स्कूल भी है, अपने यूनिट टेस्ट भी हैं, फिर फाइनल फाइनल एग्जाम्स हैं, सेमेस्टर्स हैं, जिन जो हाफ ईयरली एग्जाम्स हैं उनको भी तो मैनेज करना है। तो कैसे करोगे। तो अगर आप बहुत अच्छे से अपना टाइम मैनेज कर सकते हो, ज़्यादा इशू नहीं आते हैं कि हाँ मैं मैनेज कर लूँगा स्कूल भी और क्लैट भी, तो बिल्कुल आप जा सकते हो। बट अगर आपको पता है कि नहीं मुझसे इतनी सारी चीज़ें मैनेज नहीं हो पाएंगी, तो बेटर इज अपन 11 से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। ड्रॉपर सक्सेस प्रोबेबिलिटी, अगर ड्रॉप लेना है, सोचा है चलो ट्वेल्थ एक बार अच्छे से दे देता हूँ, बोर्ड्स हो जाए उसके बाद करेंगे क्लैट, और अगर क्लैट दे दिया है उसके बाद ड्रॉप लेने का सोचा है, तो सबसे पहली चीज, ड्रॉप लोगे तो कोई सक्सेस की तो गारंटी है नहीं। तो बेटर इज कि एक बार अपन पहले ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, एंड फिर ये बाद में डिसाइड करें अपने रिजल्ट के बेसिस पे कि अपने को ड्रॉप लेना है कि नहीं है। प्लस अगर अपन ड्रॉप ले रहे हैं तो उसमें टाइम एंड कॉस्ट दोनों इन्वॉल्व है। कॉस्ट एक तो आपका 1 साल इन्वॉल्व है, प्लस जो आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रही है जिसमें आप कॉलेज जा सकते थे, अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते थे। स्किल डेवलपमेंट, अगर अपन बात करें तो क्लैट में तो कितनी सारी स्किल्स रिक्वायर्ड हैं। रीडिंग स्किल्स, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, क्रिटिकल रीजनिंग स्किल्स, करंट अफेयर्स पता होना चाहिए, लीगल स्किल्स पता होनी चाहिए। तो इनके लिए टाइम तो लगता है ना, विद इन अ नाइट तो हर चीज़ नहीं हो सकती है। तो जितना टाइम दोगे जितना आराम से करोगे, जल्दी जल्दी तो कर लोगे, बट अगर कुछ ग्रास्प ही नहीं कर पाए, कुछ समझ ही नहीं आया, तो जल्दी करने का मतलब क्या निकलेगा। तो नाउ लेट्स मूव टू दी प्रोज। कॉन्स तो देख लिए कि अगर लेट कर रहे हैं तो क्या क्या गलती हो सकती है या क्या क्या अपने कॉन्स हैं। बट अगर जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है तो क्या क्या प्रोज हैं। तो सबसे पहले, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज। अपन ने देखा पेपर पैटर्न कैसा है, कितने सेक्शंस हैं, उसमें क्या क्या आता है। इन डेप्थ कवर करने का अपने को टाइम भी चाहिए, तो जितना ज़्यादा टाइम होगा उतना अच्छे से अपन इन डेप्थ कवर कर पाएंगे। टाइम फॉर कंसेप्चुअल क्लैरिटी, इतने सारे सेक्शंस हैं उसमें इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, जल्दी जल्दी करने को जाओगे तो कितनी सारी चीज़ें कवर कर पाओगे, कुछ तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो अगर अपने पास सफिशिएंट टाइम रहेगा, 2 साल का टाइम रहेगा, तो अपने लिए बहुत अच्छा रहेगा कि अपन ज़्यादा चीज़ें अच्छे से समझ पाएं। स्किल डेवलपमेंट, एज अपन ने अभी बात करी कि स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, तो स्किल्स डेवलप करने के लिए टाइम भी तो चाहिए। प्रैक्टिस एंड रिविजन, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज हो गया, कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो गई, फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट, दैट इज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जितनी करोगे उतनी कम है, जितनी ज़्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर पाओगे उतना अच्छा रहेगा अपने लिए, बट उसके लिए टाइम भी तो चाहिए। देन टारगेटिंग वीक एरियाज, जो भी अपने वीक एरियाज है वो अपन इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे इतने टाइम में कि अपन कहाँ लैक कर रहे हैं। प्लस अगर आइडेंटिफाई कर लिया है तो उस पर वर्क भी तो करना है। ओवरकमिंग एग्जाम एंजाइटी, कभी दिया नहीं है, फर्स्ट टाइम अगर कोई अपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं तो एंजाइटी तो हो जाती है कि कितने बच्चे आएंगे, कैसा पेपर आएगा, वहाँ अटेम्प्ट कर पाएंगे भी कि नहीं कर पाएंगे, एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो जब अगर प्रिपरेशन अपनी इतनी लंबी चलेगी उतना ही अपन प्रैक्टिस कर पाएंगे, प्लस टेस्ट दे पाएंगे, मॉक्स दे पाएंगे। तो मॉक से अपने को एटलीस्ट आइडिया तो लग जाएगा कि 2 घंटे में कैसे अपने को सॉल्व करना है, कैसे अपना पूरा पेपर पैटर्न सेट करना है कि पहले मैं कौन सा सेक्शन करूंगा, उसके बाद कौन सा करूंगा, कौन से मेरे इजी है, कौन से मुझे टफ लगते हैं, कौन से मेरे स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं, एंड और सारी चीज़ें। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज,
अब अगर इतने सारे प्रोज देख लिए तो एक बात ये भी तो आती है कि अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आपने ज़्यादा अच्छे से कवर किया है। तो कहीं ना कहीं ये एज तो मिलती है कि अगर मेरे पास ज़्यादा टाइम था और मैंने उसको अच्छे से यूटिलाइज किया है तो कहीं ना कहीं उसकी एडवांटेज तो मिलती है। So thank you so much. This was all from my side. And for more such content related to your career, do follow our Top Rankers channel.